Ma'am. Yes, students, let's start our discussion today with minerals rich in the soil. यानी हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स मिले हुए होते हैं और उनका क्या रोल होता है वो हम देखेंगे। तो सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है दैट डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन एन एरिया। जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लाइफ को डिसाइड करते हैं वो सॉइल है। तो उसकी कंपोजिशन क्या है? तो जो आउटरमोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की उसको आप क्रस्ट कहते हैं और जो मिनरल्स में लेते हैं वहां पर लेयर में उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट्स से क्या मतलब है तो आप देखेंगे जब हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारे ट्री हैं, ठीक है, और ग्रासेस हैं, ठीक है। तो जब ट्रीज है, ग्रासेस हैं, तो एनिमल भी होंगे। मान लीजिए यहाँ गॉच है, ठीक है, इनको ग्रासेस को खाने आई है वो। तो अब इसका जब गॉट है तो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होगा, ठीक, डेड बॉडी भी होगी। किसी ना किसी केस में जो एनिमल्स मरेंगे, यानी सिर्फ गॉट नहीं, कोई भी एनिमल, उसकी डेड बॉडी भी होगी। इसी तरीके से जब प्लांट्स हैं तो इनका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ड्राई लीव्स भी होंगी, डेड प्लांट्स भी होंगे, ठीक है। तो ये सब कहाँ मिलेंगे जाके? मिट्टी में मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, अब हम सभी किसके बने हुए? कार्बन के बने हुए हैं। कार्बन क्या है? मिनरल कंपोनेंट है, कंपोजिशन है। हम सभी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हैं। तो वापस हम किस में मिल जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे मरने के बाद, ठीक है। कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेथ के बाद वो वापस मिट्टी में मिल जाता है और उस सॉइल को वो फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है। और वो कैसे करता है? जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल की अपर लेयर को फर्टाइल बनाता है, टॉप सॉइल को फर्टाइल बनाता है और वो मिनरल रिच हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी हम लोग ही जो मिट्टी को यूज करते हैं, हम ही उसको फर्टाइल भी बनाने में हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है। तो हम देखेंगे but these minerals will not be available to the organism if the mineral are bound up in huge rock। यानी ये मिनरल्स ऑर्गेनिजम्स को कब नहीं मिलेंगे? अगर ये सारे मिनरल्स ह्यूग रॉक, बड़ी बड़ी चट्टानों में हो। तो लंबे समय के थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ईयर्स बाद ये जो चट्टानें होती हैं ये टूट जाती हैं फिजिकल, केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। जितनी भी धूप है, बारिश है, सर्दी गर्मी के प्रभाव से या नेचुरल डिजास्टर के प्रभाव से जो हमारी चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है। उनका ब्रेक डाउन होके यहाँ से ये रोल डाउन होते हुए नीचे आते हैं ग्राउंड तक। जब ये ग्राउंड तक आएंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो चुके होंगे। बड़ी सी चट्टान थोड़ी ऊपर से चलेगी, लेकिन वो नीचे तक आते आते छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कुछ उसका पार्ट मिट्टी बन जाएगा, कुछ कंकड़ बन जाएगा, यानी कुछ ईंट बन जाएंगे बड़ी बड़ी। तो अलग अलग पार्ट्स में वो क्या होगी? ब्रेकअप हो जाएगी, ठीक है। तो इसके प्रोसेस क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के थ्रू। तो आप देखेंगे जो एंड प्रोडक्ट है इस ब्रेकिंग डाउन पार्टिकल्स में वो क्या है? सॉइल। फाइनल क्या बन जाएगी? सॉइल। तो अब ये फैक्टर्स क्या हैं? फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहला सन है, मैंने अभी बताया धूप। जब बहुत तेज धूप पड़ेगी चट्टानों पे या कहीं पे भी आप देखते हो तो उनके बीच में, पेड़ों के बीच में भी दरारें आ जाती है ना सूखने से। तो वो सन रिस्पॉन्सिबल हो गई उनके बीच में दरारें लाने के लिए। फिर पानी आ गया। अब जब पानी आया, पानी उन दरारों के बीच में भर जाएगा। सर्दियां आएंगी तो वहां पे जम जाएगा, जमेगा तो उसका स्पेस बढ़ जाएगा। तो चट्टानों के बीच में जो क्रैक्स के बीच में वाटर फ्रीज हुआ उसने उन्हें और ब्रॉड करने की कोशिश करी, ठीक। उसने क्या करा? जैसे ही हमने देखा कि इन चट्टानों के बीच में दरारें आई, यहाँ पे पानी भर गया, वो
सर्दियों में फ्रीज हो गया, तो यहाँ से ये और ज्यादा ब्रेक हो जाएगा ना, गैप आ गया, कमजोर हो गया, वीक पड़ने से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ब्रेक डाउन होने से क्या होगा, फिर से वो रॉक में कन्वर्ट करने में यानी वाटर का भी रोल हो गया। फिर आती है विंड, हवा। तो जब तेज हवाएं किससे टकराएंगी, रॉक से, तो उन्हें क्या करेंगी, तोड़ के नीचे की तरफ गिरा देंगे, यानी उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, जैसे लाइकेंस है। लाइकेंस क्या होते हैं, फंजाई और एल्गी। जब फंजाई और एल्गी एक साथ रहते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन को लाइकेन कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, फंजाई अपना खाना एल्गी से लेती है, क्योंकि एल्गी ग्रीन प्लांट है, ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, तो फंजाई के ऊपर एल्गी रहेगा, तो एल्गी से खाना मिलेगा फंजाई को, बदले में फंजाई को घर मिलेगा एल्गी से, यानी रहने की जगह। तो दोनों के बीच में क्लोज एसोसिएशन हो गया, एंड दिस क्लोज एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ लाइकेन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक, तो आगे हम देखेंगे कि जैसे मॉस हैं, कोई भी प्लांट्स हैं, जब वो प्लांट पार्ट उनकी रूट चट्टानों के अंदर जाती हैं तो क्या होता है, उनके बीच में क्रैक्स बढ़ते चले जाते हैं और चट्टानों का ब्रेक डाउन हो जाता है। इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक, समझ में आया? तो अब आपने देखा कि यहाँ बात हो रही है फोर्थ लाइन में राइट हैंड पे एक्टिविटी के नीचे ह्यूमस की। ठीक है, ह्यूमस क्या है, जो टॉप फर्टाइल लेयर मैंने बताई है ना अभी, जिसमें डेड डिकेइंग प्लांट मटेरियल या एनिमल की डेड बॉडी या उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट मिल जाता है, उस लेयर को ह्यूमस कहते हैं, और वो मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा वो फर्टाइल होती है। तो अब हम देखेंगे, in addition soil also contain various forms of microscopic life। मिट्टी के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो द टाइप ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इन इट। जो टाइप ऑफ सॉइल है, मिट्टी का प्रकार क्या है, वो पता चलेगा कि उसके अंदर किस टाइप के पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो ह्यूमस मेजर फैक्टर है जो डिसाइड करेगा सॉइल के स्ट्रक्चर को, क्योंकि वो जो सॉइल है उसको वो पोरस बनाएगा, छेद वाली मिट्टी बनाएगा, और वाटर को अलाउ करेगा कि वो अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिल जाए। जब मिट्टी के अंदर छेद होंगे तभी तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। देखिए, हमने देखा कि ये कोई ग्राउंड है, तो यहाँ सॉइल है, सॉइल के अंदर पोर्स होती है, पोरस होती है, उन पोर्स के अंदर से जब रेन वाटर उसके ऊपर आता है, बारिश आती है, तो वो इसके थ्रू जाके नीचे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती रहती है। अब अगर इन्हीं जगहों पे पॉलीथीन प्लास्टिक फैल जाए तो रेन वाटर या कोई भी वाटर ग्राउंड वाटर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपनी एक लेयर बना ली, पोरसनेस खत्म कर दी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि पॉलीथीन एंड प्लास्टिक कॉज पॉल्यूशन, क्योंकि वो डिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक, ज्यादा रेशनल नंबर देखो, अब हम देखेंगे द मिनरल न्यूट्रिएंट दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर सॉइल डिपेंड ऑन रॉक इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम। यानी मिनरल न्यूट्रिएंट डिपेंड करेंगे कि कौन सी चट्टान से वो मिट्टी बनी है। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है सॉइल का, या अमाउंट जो है ह्यूमस का, या डेप्थ जो है सॉइल की, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, और वही डिसाइड करेंगे कि यहाँ कौन से प्लांट होंगे। क्योंकि अगर मिट्टी ज्यादा गहरी होगी तभी तो डीप रूटेड प्लांट उसके अंदर आएंगे, जिनकी बड़ी रूट्स होती हैं। जैसे हम गमले में पेड़ लगा दें तो वो बड़ी बड़ी जड़ों वाला है, बड़ा बड़ा एक पेड़ नहीं बन सकता, वो पौधा ही रहेगा।
और अगर हम उसी पौधे को जमीन में लगा दें तब वो पेड़ बन सकता है। तो डिपेंड करेगा कि मिट्टी की गहराई कितनी है। तो दैट इज द टॉप मोस्ट लेयर, उसके अंदर ह्यूमस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसी को आप टॉप सॉइल कहते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी एरियाज के कैरेक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। तो मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस, उसके अंदर क्या क्या आते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आते हैं। ठीक, फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल से बनी हुई खाद को फर्टिलाइजर कहते हैं, और जो नेचुरल खाद होती है जो मैंने अभी बताया प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, उसको मैन्योर कहते हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड क्या होते हैं? जो पेस्ट अनवांटेड इंसेक्ट्स एनिमल्स को मारने के लिए स्प्रे किया जाता है उनको पेस्टिसाइड कहते हैं। इन सब का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो इनका ज्यादा लंबे समय तक यूज करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने से जो रिसाइकलिंग है वो नहीं हो पाती और उससे अर्थवॉर्म भी मर जाते हैं। और अर्थवॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी सॉइल को पोरस बनाने में, क्योंकि वो अपने माउथ से लिक्विड सीक्रेट करते हुए ब्रोज बनाते हैं, मिट्टी के अंदर जाके रहते हैं, तो वो मिट्टी को पोरस कर देते हैं, छेद वाली कर देते हैं। तो इसलिए हम अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। तो ज्यादा केमिकल्स के यूज से अर्थवॉर्म भी मर जाते हैं। ठीक, तो फर्टाइल सॉइल को हम देखेंगे कि वो बैरन में कन्वर्ट हो गई, यानी अनुपजाऊ जमीन बन जाएगी वो, अगर उससे ज्यादा आप लंबे समय तक केमिकल्स का यूज करेंगे। और अगर हम रिमूवल कर देते हैं सॉइल में से या एडिशन करते हैं तो उन सभी का इफेक्ट पड़ता है हमारी सॉइल पे, और इसी को आप सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, जो आप प्रेजेंट डे सॉइल यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं वो एक बहुत लंबे समय के नेचुरल प्रोसेस का एक रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं। ठीक, अब आप देखेंगे द रूट्स ऑफ प्लांट्स हैविंग इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्या आ जाता है? सॉइल इरोजन को हम कैसे बचाएं? जब किसी जगह पे मिट्टी होगी, ठीक है, तो तेज हवाओं से वो उड़ जाएगी या तेज पानी से वो बह जाएगी। ठीक, तो उससे क्या होगी? हमारी जो लैंड है वो बैरन हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, क्योंकि उसकी फर्टाइल सॉइल तो चली गई वहां से। तो अब ऐसे केसेस में पेड़ों का क्या रोल है? अगर यहाँ एक बड़ा पेड़ है तो उसकी जड़ें अपने साथ मिट्टी को बांध के रखती हैं, क्योंकि वो अपने को बचा के रखता है ना पेड़, उसके अंदर बिल्कुल उसकी सारी रूट्स दबी हुई रहती हैं, तो उसने मिट्टी को कैप्चर किया हुआ है। तो मिट्टी को बचा के रखेंगे अगर पेड़ की जड़ें, तो तेज हवाओं से या पानी से ऊपर की लेयर बहेगी नहीं या उड़ेगी नहीं। तो यानी सॉइल इरोजन से बचने का तरीका है अच्छे प्लांटेशन करना। ठीक, अब आती है हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी साइकिल्स हैं ये, जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी वाटर साइकिल है। आप इस फिगर के थ्रू देखेंगे, मैं आपको फिगर एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आप इसको पढ़ के देखना। देखिए, ये मैंने अभी आपको ग्राउंड वाटर वाला सिस्टम समझाया है ना, पेड़ की जड़ें हैं, मिट्टी है, बारिश आ रही है, तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। अब इस ग्राउंड वाटर, यही ग्राउंड वाटर किस में मिल रहा है? सरफेस वाटर में, यानी नदियों में या नहरों में। अब इन्हीं नदियों और नहरों से इवोपरेशन हो रहा है, पानी भाप बन के उड़ रहा है। पेड़ों से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पानी भाप बन के उड़ रहा है। हम ह्यूमन से या एनिमल से रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां पे भी पानी भाप बन के उड़ रहा है। और सारा पानी जो भाप बन के उड़ के ऊपर जा रहा है वो क्या बनाएगा? बारिश और बर्फ और बादल। ठीक है, ये सब चीजें बनाएगा और वापस बारिश या बर्फ की फॉर्म में वो पानी नीचे जमीन पे आ जाएगा। यानी ये पूरी साइकिल अपने आप में घूमती रहेगी इसी तरीके से, लेकिन कब? जब हम उसको डिस्टर्ब ना करें या उसमें पॉल्यूशन ना करें। ठीक है, तो दिस इज योर वाटर साइकिल इन नेचर। तो यू ऑल हैव टू स्टडी इट। ये पूरी वाटर साइकिल पढ़ लेना, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल, इजी भी है। हम देखेंगे जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजनस होता है। हमारे जो सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है, एनिमल्स की बॉडी से निकलता है, ये डेड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, उन सब में क्या है? नाइट्रोजन का कंटेंट है।
तो उसी साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल कह रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म होता है ग्रीन प्लांट्स में भी, उन्हें किसने खा लिया, एनिमल ने खा लिया। देखिए नाइट्रोजन साइकिल, यहाँ हमने देखा प्रोटोप्लाज्म एनिमल्स का और प्रोटोप्लाज्म प्लांट्स का। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म प्लांट्स का गया वो एनिमल्स ने खा लिया उसको, और यहाँ से क्या बन गया, अमोनिया बन गया। ठीक, अब जब ये अमोनिया बन जाएगा, ये अमोनिया अपने आप को ब्रेक करके नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करा लेता है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, नाइट्राइट से क्या बन जाते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट से क्या बन गए, नाइट्रेट बन गए, और नाइट्रेट वापस किसमें मिल गए, प्लांट्स में मिल गए, प्रोटोप्लाज्म में। तो ये पूरी साइकिल चली प्लांट्स की। ठीक, फिर हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म जो प्लांट्स का था, ये एटमॉस्फेयर में भी होगा। ठीक, देखिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, N2 होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक, ये किस में जाएगी, हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद प्लांट्स में चली जाती है। कैसे, मिट्टी के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है रूट नोड्यूल्स से, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, कभी भी वो पेड़ पौधे डायरेक्टली उसे मिट्टी में से एब्जॉर्ब नहीं करते। हमेशा बैक्टीरिया होता है मिट्टी के अंदर, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको चेंज करा के मिट्टी में मिलाता है, तब पेड़ों के अंदर वो जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ और वो किस में चली गई, N2 के फिक्सेशन के बाद वो प्लांट्स में चली गई। ठीक है, और इसका हम डायरेक्ट नाइट्रिफिकेशन भी करा सकते हैं। नाइट्रिफिकेशन यानी एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर में N2 का फिक्सेशन हो जाएगा। तो जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, फिर से नाइट्रिफिकेशन होगा, फिर से नाइट्रेट्स बनेंगे और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पहुंच जाएगा। तो ये क्या है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। मैम नाइट्रोजन साइकिल एक बार रिपीट कर दीजिए।